हाय एवरीवन, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सीबीएसई प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th में जब भी कोई बच्चा रहता है तो 10th के जो सीनियर वाले होते हैं उन लोग से ये सुनने को मिलता है कि आओ 9th 10th में तब तुमको पता चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उसमें साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा तब तुमको समझ में आएगा। और 10th में जब कोई बच्चा 9th से 10th में आता है तो टीचर स्कूल के टीचर के थ्रू भी यही चैप्टर स्टार्ट किया जाता है। तो एक थोड़ा सा मन में रहता है ना कि सारे चैप्टर तो हम लोग 9th से आने के बाद 10th में कुछ कुछ ऐसे चैप्टर लगते हैं जो लगता है कि हल्का बहुत हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन इसमें एक नया नया वर्ड साइन थीटा कॉस थीटा ये सारा कुछ मिलता है तो थोड़ा सा आदमी को लगता है कि भाई ये कौन सा चैप्टर आ गया है, ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने भी सोचा कि हम इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में मोस्ट डिमांडिंग जो चैप्टर है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा उसका हम लोग नाम लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ये हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इंट्रोडक्शन का मतलब तो पता है कि इंट्रोड्यूस करना, और ट्रिगोनोमेट्री का मतलब अब मेन चीज है कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री है, बार बार हम लोग वर्ड सुनते हैं ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री, ऐसा है क्या ट्रिगोनोमेट्री में। तो इस वर्ड को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करके समझते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तब हम लोग चैप्टर पे आएंगे। देखिए ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। वो 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं पहले आप ध्यान से देखिएगा। एक है हमारा ट्राई, दूसरा है हमारा गॉन, और तीसरा नाम है मेट्रॉन। जो ट्रिगोनोमेट्री है वो 3 टाइप ऑफ वर्ड से मिलकर के बना है। पहला हमारा ट्राई है, दूसरा गॉन है और तीसरा मेट्रॉन है। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, ठीक है। गॉन का मतलब होता है साइड्स। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स, और जो मेट्रॉन है, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। मेजर लिखें या मेजरमेंट लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो जो ट्रिगोनोमेट्री है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3 होता है, गॉन का मतलब साइड होता है, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। ये तीनों के जो तीनों वर्ड्स हैं ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बने हैं। बस आपको नॉलेज के लिए बस दिमाग में रखना है कि किस साइड कौन से वर्ड से मिलकर हैं, ग्रीक वर्ड से मिलकर बने हैं। जैसे फ्रेंच वर्ड होता है वैसे ही ग्रीक वर्ड है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3 होता है, गॉन का मतलब साइड और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। अब ये कह रहा है कि ये 3 साइड का मेजरमेंट, तो 3 साइड का मतलब क्या हुआ, ऐसे ही रैंडमली पेपर पे हम लोग ऐसे 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 ड्रॉ कर दिए 3 साइड हो गया क्या, नहीं। यहां पे कह रहा है शेप के बारे में। आपको थोड़ा सा अपने से भी दिमाग चलाना है, अपने से भी समझना है कि जो 3 साइड वाले ऐसे फिगर जिनका साइड कितने साइड से मिलकर बने हो, 3 साइड से मिलकर बने हो, और उनका वो जो तीनों साइड होगा उस शेप का, उस तीनों साइड का जो मेजरमेंट करने के लिए जो टर्म बना है उसी का नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है। यानी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर 3 साइड से बने हुए जो शेप होते हैं उनके साइड का मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब यह हुआ कि 3 साइड से बने हुए जो शेप होंगे उनके साइड का मेजरमेंट जिस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जिस टॉपिक में पढ़ेंगे, उसी का नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है। ये आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, ठीक है। तो फिर बात आएगी दिमाग में भाई कि 3 साइड वाले फिगर होते कौन कौन से हैं, 3 साइड वाले फिगर कौन कौन से होते हैं। तो 3 साइड वाले फिगर एक ही होता है, ट्रायंगल। बस आपको दिमाग में रखना है 3 साइड से जो फिगर का फॉर्मेशन होता है वो कौन सा होता है, कौन सा फिगर है, ट्रायंगल है। आपको अपने दिमाग में रखना है कौन सा फिगर है, ट्रायंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए एक एक स्टेप आपको हम लेकर चल रहे हैं और हर एक चीज आपको जोड़ते हुए लेकर चल रहे हैं, तो कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बारी आती है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है किसके ऊपर बेस्ड है, ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। आप अपने दिमाग में बैठा लिए। तो ट्रायंगल तो बहुत टाइप के होते हैं। ट्रायंगल अगर साइड के बेसिस पे देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं, और एंगल के बेसिस पे देखा जाए तो मोर देन 3 होते हैं। तो भाई कौन से ट्रायंगल की बात किया जाएगा, तो आप अपने दिमाग में स्टार्टिंग में ही ये बात बैठा लीजिए कि इसमें
राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बेस्ड है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो हम लोग अभी तक क्या क्या समझे कि ट्रिगोमेट्री जो है, ट्रिगोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये कितने वर्ड से मिलकर बना है, 3 वर्ड से, जिसका नाम क्या है, ट्राइगोनमेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड्स, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। ठीक है, अब ये 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में जहां पढ़ना है उसका नाम क्या है, ट्रिगोमेट्री है। 3 साइड किसके बारे में, कौन सा 3 साइड्स, किसी ना किसी फिगर के 3 साइड्स की बात कर रहा है। तो कौन सा फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, ट्रायंगल होता है। और उसमें भी बहुत टाइप के ट्रायंगल है। किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, आप ध्यान रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। यानी ये पूरा का पूरा जो ट्रिगोमेट्री है वो किस ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है तो सबसे पहले हमारा ये स्टेप होना चाहिए कि हम लोग पहले राइट एंगल ट्रायंगल को अच्छे तरीके से रिकॉल कर लें, तब हम लोग चैप्टर पे बढ़ेंगे। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, कुछ हम लोग ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का, उसी को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने बना दिया, 90 डिग्री हमने यहाँ पे शो कर दिया। अगर इसका हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग क्या हो जाएगा, एंगल ए बी और सी। हमने बी पर 90 डिग्री बनाया। ठीक है, तो ये जो एबीसी ट्रायंगल बना, ये कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। समझ में आया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हम लोग पहले राइट एंगल ट्रायंगल के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तब हम लोग चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के जो अपोजिट में जो साइड होगा उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से, उसके फर्स्ट लेटर से। ठीक है, जो यहां पे हम वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन किसको शो करता है, परपेंडिकुलर को, उसका भी हम फर्स्ट लेटर यूज करेंगे। तो बचा जो साइड है, यानी 90 डिग्री के अपोजिट में, 90 डिग्री के फ्रंट में जो साइड होगा उसको क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। जो वर्टिकल लाइन होगा उस वर्टिकल लाइन को क्या जानते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बोलेंगे, जिसका फर्स्ट लेटर को पी से रिप्रेजेंट कर देंगे, फर्स्ट लेटर जो पी है उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। जो बचा हुआ थर्ड साइड है, यानी जो यहाँ पे बीसी दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस, उसको क्या बोलेंगे, बेस। और बेस के लिए कौन सा लेटर यूज करेंगे, उसका भी फर्स्ट लेटर बी को यूज करेंगे। यानी आपको ये चीज दिमाग में रखना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में तो ऑब्वियसली 3 साइड्स होता है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए बोल रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे 3 साइड्स दिया हुआ है। इसमें पी, बी और एच का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, क्योंकि सारा का पूरा जब तक हम ये चैप्टर पढ़ते रहेंगे ना, बार बार पी बी एच आता ही रहेगा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज आते रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये क्लियर कर लें कि परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूज क्या कौन सा है और बेस कौन सा है। तो देखिए, 90 डिग्री के जो अपोजिट में, 90 डिग्री के जो फ्रंट में साइड जो होता है, 90 डिग्री के जो फ्रंट में साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइन होता है वो परपेंडिकुलर, यानी जो पी हो गया। और जो बचा हुआ थर्ड साइड है वो दिख भी रहा है, बेस का मतलब कोई चीज नीचे होना और उसके ऊपर कोई चीज बना हुआ होना, वो हमारा बेसमेंट होता है, जैसे बेस हम लोग बोलते हैं। तो बेस हमारा डाउन में हो गया, ये जो बीसी है बेस, उसका फर्स्ट लेटर बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ और आपको हम इंफॉर्मेशन दे दें। जो एच होता है ना, यानी जो हाइपोटेन्यूज होता है, वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों साइड होता है, उस तीनों साइड में कौन सा, ये लॉन्गेस्ट साइड होता है। पहला पॉइंट एच के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये एच के बारे में ये है, ये फिक्स होता है, ये फिक्स्ड होता है, यानी ये चेंज नहीं होता है। अब आप कहिएगा कि साइड के फिक्स होने का क्या कनेक्शन है, अभी पता चल जाएगा आपको। जब आगे हम लोग स्टेप पढ़ेंगे, कुछ आगे हम लोग कॉन्सेप्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों बोल रहे हैं कि एच जो है फिक्स्ड होता है। तो अभी तक हम लोग क्या समझे, ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कम से कम एक एंगल 90 डिग्री को शो करना ही पड़ेगा, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर बात। अब आते हैं कि 90 डिग्री के जो जहां पे भी 90 डिग्री बनेगा उसके फ्रंट में जो साइड होगा, अपोजिट में जो साइड होगा, उसको एच बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। जो वर्टिकल लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, उसका फर्स्ट लेटर हम लोग पीस बोलेंगे। और जो बचा हुआ थर्ड साइड होगा वो हमारा क्या होगा, बेस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, जनरली किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ऐसे ही समझेंगे कि वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर, और आपको 90 डिग्री के फ्रंट में जो साइड है वो एच, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या हो जाएगा, बेस, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। एच के बारे में हम लोग क्या समझे हैं कि ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, और दूसरी बात कि क्या होगा, फिक्स्ड होगा।
तो यानी हम परपेंडिकुलर और बेस के बारे में कुछ फिक्स वाले रिलेटेड बात नहीं बोल रहे हैं। यानी परपेंडिकुलर और बेस के बारे में हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि वो फिक्स होता है कि चेंज होने वाला होता है। हम एच के बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि फिक्स होता है। परपेंडिकुलर और बेस के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है ये चेंज हो सकता है। ये आप अभी स्टार्टिंग में ही, चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले ही, कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने से पहले ही आप क्या करिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एच होता है वो ऑलवेज फिक्स्ड होगा, कभी चेंज नहीं होगा। वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा ऑलवेज वो एच ही होगा। और जो परपेंडिकुलर और जो बेस होता है ना, ये हम लोग अभी अपने आप को समझाने के लिए या फिगर को देखकर बताने के लिए ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जो वर्टिकल लाइन होता है वो परपेंडिकुलर है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो हमारा बेस है। लेकिन जब आप टॉपिक पढ़िएगा, ठीक है ना, तो जब आप टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करिएगा तब आपको पता चलेगा कि नहीं, परपेंडिकुलर और जो बेस होता है ना वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से डिसाइड नहीं होता है, वो चेंज हो सकता है। यानी आप देखिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और जो वर्टिकल लाइन है वो हमारा बेस बन जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना है कि जो एच है, लॉन्गेस्ट साइड जो है वो फिक्स्ड होगा, और जो वर्टिकल यानी परपेंडिकुलर और ये जो बेस है हमारा हॉरिजॉन्टल, ये चेंज होते रहते हैं। आगे हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कैसे चेंज होते रहते हैं। अभी के लिए समझना है कि ये वर्टिकल है, परपेंडिकुलर, ये हमारा हॉरिजॉन्टल बेस हो गया, ये 90 के सामने वाला एच हो गया। अब कुछ और भी जान लेते हैं। 90 डिग्री किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं। एक एंगल अगर हम 90 डिग्री जो है डिक्लेयर कर दिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था, तो यहाँ पे कितने एंगल और बच गए? 2 एंगल। एंगल हमारा BAC ये वाला, और एक एंगल हमारा ACB बोल सकते हैं या BCA बोल सकते हैं, ये वाला एंगल। 2 एंगल बच गया। इसका हम नेमिंग भी कर देते हैं 1 और 2। एक एंगल हमने 90 डिग्री समझ लिया, तो बचे कितने एंगल? 2 एंगल, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 बच गया। तो देखिए, ये इस एंगल के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? ये कौन सा एंगल होगा? आपको अभी यही सारा समझ लेना है, क्योंकि जब जैसे ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो फिर ये सारा चीज उसमें उठ करके आएगा। फिर हम लोगों को कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये हम लोग समझे नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 1 एंगल 90 डिग्री का है, तो बचे हुए तो 2 एंगल्स बच रहे हैं, उसके बारे में आप क्या, उसके नेचर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? वो किस टाइप के एंगल हो सकते हैं? क्या वो 90 डिग्री होंगे? क्या वो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे? या क्या वो एक्यूट एंगल होंगे? तो ऑब्वियसली बात है, आप ये समझ रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर आप एक 1 एंगल 90 डिग्री जो है कंसीडर कर लिए हैं, तो आप खुद से सोचिएगा कि बचे हुए 2 एंगल्स कौन से होंगे? ऑलवेज एक्यूट एंगल ही होंगे। यानी ये जो एंगल 1 है एंड एंगल जो 2 है, ये दोनों के दोनों कौन से एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन सी बातें समझे कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जो अपोजिट फ्रंट में जो साइड होता है वो एच होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ट्रायंगल के तीनों साइड में लॉन्गेस्ट साइड होता है और ये फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं होता। जो वर्टिकल लाइन दिखता है वो हम उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं जनरली, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये समझे हैं कि जो परपेंडिकुलर यानी जो वर्टिकल लाइन है और जो हॉरिजॉन्टल जिसको हम लोग बेस बोल रहे हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में हमारा जो है सिचुएशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। एच कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या समझे कि किसी ट्रायंगल के अंदर अगर 1 एंगल 90 डिग्री हो गया, तो बचे हुए जो 2 एंगल हैं, एंगल ए और एंगल सी, जो जिसको हम लोग 1 और 2 बोल रहे हैं, यहाँ पे नेमिंग किए हुए हैं, ये दोनों के दोनों एंगल कौन से होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ये एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कौन से एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। क्लियर? तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर का जितना भी टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले ये आपको समझ लेना जरूरी है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है होते कौन से हैं, इनका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, तब आपको जो भी इसका टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ने में मजा आएगा। तो आई होप आप लोग को ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, इस चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, ऐसे तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर 8 है, ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर हमारा 8 है एनसीईआरटी का। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है 3 एक्सरसाइज में डिवाइड है। ठीक है, हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं कि 8.1 जैसे हम ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे भी पढ़ाएंगे। 8.1 का जो भी एक्सरसाइज है उसके पहले का जितना कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा देंगे, फिर एक्सरसाइज या उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, फिर 8.2 से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे, देन 8.3 का कॉन्सेप्ट करेंगे और फिर उसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ऐसे होगा क्या, सब आपस में मिक्स नहीं होगा,
और कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट सारा अलग अलग रहेगा, तो फिर आपको क्वेश्चन समझने में भी और कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी काफी ज्यादा इजी रहेगा। तो हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। तो 8.1 जो है उसका जो पहला टॉपिक है, पहला कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल के 3 साइड्स का मेजरमेंट। इसको हम लोग समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे समझना है कि ये किसकी बात कर रहा है, उनका रेशियो के बारे में बात कर रहा है। अब हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग में हम बोल दिए हैं कि जब तक ये चैप्टर आप पढ़िएगा हमेशा कौन सा ट्रायंगल बनाइएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। एकदम माइंड में फिट कर लेना है, जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कौन सा ट्रायंगल बनाइएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो हर क्वेश्चन के लिए कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। पूरा का पूरा चैप्टर जो है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, तो यही बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया। वन एंगल हमने क्या रखा? 90 डिग्री। नेमिंग क्या किया? ए, बी और सी, ठीक है, ए, बी एंड सी। अब देखिए टॉपिक है हमारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। तो जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है ये, इसका मतलब क्या हुआ? इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ? ट्रिगोमेट्री का मतलब हुआ कि किसी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, बस अभी हम ट्रायंगल बोलेंगे तो समझिएगा आप, राइट एंगल ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के तीनों साइड का जो मेजरमेंट है उसका मतलब ट्रिगोमेट्रिक। और रेशियो का मतलब कि किसका रेशियो? उन्हीं का रेशियो। इसका मतलब ये पूरे टॉपिक का मतलब ये हुआ कि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड का जो मेजरमेंट है उसका जहां हम रेशियो पढ़ेंगे वही हमारा क्या है? ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है। यानी इस टॉपिक में हम लोग तीनों साइड के मेजरमेंट के रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप कहिएगा कि तीनों साइड का जो मेजरमेंट है वो कुछ ना कुछ देगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ देगा। अभी के लिए हम लोग ये समझेंगे कि ये क्या है? हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या है? हमारा बेस, और ये क्या है? हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आप एक चीज समझिए, यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे समझिए, रेशियो एक नया उसमें वर्ड आया है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको अलग से हम बता दे रहे हैं, बहुत लोगों को पता होगा। रेशियो का मतलब क्या होता है? देखिए रेशियो का, ठीक है। और रेशियो को हम लोग बाई के फॉर्म में भी लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, जैसे हम कहते हैं कि 3:4, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 3/4। ये कॉन्सेप्ट अभी ही समझ लीजिए, आपको आगे काम आएगा। अगर हम कहते हैं कि 2:5, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/5। कि यहां पे किसी भी चीज का रेशियो लिखने के लिए मिनिमम कितने एलिमेंट की जरूरत है? 2 एलिमेंट। एक हमारा न्यूमरेटर और दूसरा हमारा डिनोमिनेटर। एक हमारा न्यूमरेटर होना चाहिए और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर होना चाहिए। और तब आप इसका क्या करिएगा? रेशियो लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप इस टॉपिक में भी समझिए कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का मतलब ये आपको दिमाग में समझना होगा कि इसमें जब भी रेशियो की बात करेगा कम से कम कितने साइड का मेजरमेंट लेना होगा? 2 साइड का। 2 साइड का लेना होगा मेजरमेंट, तभी आप क्या कर सकते हैं? किसी भी ट्रायंगल के ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को लिख सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए आप कहिएगा कि यहां पे देखिए सर, P और H का रेशियो ले लेते हैं। तो P और H के रेशियो को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P/H लिख सकते हैं। एक बार हम P और H ले लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। P और B का रेशियो, इसको क्या कहेंगे? P/B। देखिए यहां पे समझ रहे हैं, यहां पे रेशियो लिखा था, उसको यहां पे बाई के फॉर्म में, फिर यहां पे रेशियो बाई के फॉर्म में। आप P और B ले लिए, P और H ले लिए। मुझे मन कर रहा है कि नहीं, एक बार हम B और H ले लेते हैं। चलिए B और H ले लिए, क्योंकि रेशियो लिखने के लिए मिनिमम आपको कितना एलिमेंट चाहिए? 2 एलिमेंट चाहिए। अब यहाँ पे नंबर्स होते हैं तो 2 नंबर्स चाहिए। यहाँ पे साइड की बात कर रहे हैं, साइड के मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो अभी आप मेजरमेंट तो दिया नहीं है, साइड ही ले लीजिए। सब यहाँ पे PBH ही मान के चलेंगे, अभी अगर मेजरमेंट नहीं दिया है तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे PBH ही मानकर चलते हैं, तो मिनिमम आपको कितने साइड लेकर चलना होगा रेशियो लिखने के लिए? 2 साइड लेकर चलना होगा। एक बार हमने P और H का रेशियो लिख लिया, एक बार हमने P और B का रेशियो ले लिया, एक बार हम, अब देखिए PBH आपको दिमाग में बैठा लेना है। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर B और H का रेशियो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? B/H लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बार आप कहिए कि नहीं हम B और H नहीं, अब H और B का रेशियो ले लेंगे। H और B का रेशियो, तो H/B ले लेंगे। एक बार हम कहेंगे नहीं कि हम जो है H और P का रेशियो ले, P हो जाएगा। यानी इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे हमको ये समझ में आ रहा है, ये सारा का सारा जो क्या है वही है हमारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो।
यानी किसी ट्रायंगल के तीनों साइड का जो मेजरमेंट है उनका रेशियो जब हम लिखेंगे, उनको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, वही रेशियो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ये आपको आई होप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें किया क्या है वो समझिए। इसमें क्या किया है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको एक नेम के थ्रू आपको आइडेंटिफाई किया है, नेम के थ्रू रख दिया है, नेम के थ्रू बताया है। क्या नेम के थ्रू बताया है भाई? तो समझो। अब क्या नेम के थ्रू बताया है उसको समझिए। यहां पे देखिए परपेंडिकुलर और एच है, हाइपोटेन्यूज यानी पी और एच है। पी और एच का जो रेशियो होता है इसका अलग नाम दे दिया है कि एग्जाम्पल के लिए पी और एच को हम लोग बोलते हैं साइन। अभी आपको हम बताएंगे कैसे। सपोज आप कर लीजिए, सपोज आप ये मान लीजिए कि पी और एच के रेशियो को हम मान लीजिए कि ए नाम दे दिए, या ए नाम नहीं दिए, मान लीजिए कि यहां पे हम नाम दे दिए क्या, नाम दे दिए और सपोज मान लीजिए राम। बी और पी और बी का जो रेशियो है इसका नाम मान लीजिए क्या ले लिया गया? श्याम। बी और एच का जो रेशियो है इसका मान लीजिए आप, एच और बी का जो रेशियो है मान लीजिए आप क्या नाम ले सकते हैं? सीता। ठीक है। अब ये हम क्यों नेमिंग कर रहे हैं? कितना अच्छा था पी और एच का रेशियो, पी और बी का रेशियो, बी और एच का रेशियो, कितना अच्छे से हम लोग समझ रहे थे। इसका नेमिंग करने की क्या जरूरत है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपको नेम ही दिया गया है, और आप हर जगह पी और एच के रेशियो को डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। आपको उसके कि जैसे बोला जाएगा राम, बताइए राम क्या है, तो कहिएगा पी और एच के रेशियो को राम बोलेंगे। कहा जाएगा कि बताइए श्याम क्या है, तो पी और बी के रेशियो को हम श्याम कहेंगे। वैसे ही बी रानी रवि क्या है, तो बी और एच के रेशियो को रवि कहेंगे। सीता क्या है, एच और बी के रेशियो को हम सीता कहेंगे। यहां पे हम अपने से नाम रख लिए। वैसे ही 6 नेम है, और उसी 6 नेम के थ्रू हम लोग जो है साइड के रेशियो को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर? अब हम लोग वो जो 6 नेम है, जो 6 नेम है, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए अभी तक आप ये पढ़े कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसी भी ट्रायंगल के साइड का जो मेजरमेंट है उसके रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग समझेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए कि पी और एच का रेशियो, हम लोग उसका कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नाम दे दिया गया है, तो वो नाम हम लोग पढ़ने चलते हैं। पहला जो नेम है साइन नेम है। अभी जो हम नाम लिख रहे हैं ये फुल नेम लिख रहे हैं, और अभी उसके सामने जो है उसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी लिखेंगे, और इस पूरे चैप्टर में हम लोग शॉर्ट फॉर्म ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन फुल नेम जानना जरूरी है। कभी कभी इसका फुल नेम पूछ देता है, तो फुल नेम जानना जरूरी है। साइन। सेकेंड नाम है कोसाइन। अब आप ये मत कहिएगा कि राम श्याम रवि सीता आप लिखें, वही आप लिख दीजिए। हमने एग्जाम्पल दिया था बताने के लिए, ठीक है ना, कि आप कंफ्यूजन होइए कि भाई ये साइन कहां से आ गया, कोसाइन। अरे नाम दे दिया गया है, अब इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। आपको मीनिंग के पीछे नहीं पड़िए। आप समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब हुआ कि दो साइड का रेशियो। किसी ना किसी दो साइड के रेशियो के बारे में इस पूरे के पूरे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, और उस दोनों जो भी हम लोग दो साइड के रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका एक नाम दे दिया गया है बस, और एक का नाम साइन है। अब ये दिमाग, सेकेंड क्या, कोसाइन। तीसरा टेंजेंट। चौथा कोसेकेंट। सेकेंड, और छठा जो है हमारा कोटेंजेंट। ये फुल नेम है। साइन को हम लोग बोलते हैं SIN साइन, कोसाइन को बोलते हैं कॉस, टेंजेंट को बोलते हैं टेन, कोसेकेंट को बोलते हैं सिक, और कॉटेंजेंट को बोलते हैं कॉट। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, और आपको पूरे चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म ही पढ़ना है। ठीक है, ये सारा का सारा साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कॉटेंजेंट जो है ये इनका शॉर्ट फॉर्म है।
अब आपको मजा आएगा। साइन का जो फॉर्मूला होता है, तो किस चीज का फॉर्मूला, ये साइन। अब इसका हम फॉर्मूला की बात कर दिए, कैसा फॉर्मूला, कोई बोला था ना कि किसी दो साइड के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब थ्री साइड्स, लेकिन रेशियो जब आ गया वर्ड, रेशियो का मतलब आपको कितने साइड लेना होगा, मिनिमम दो ही ले सकते हैं आप, रेशियो लिखने के लिए दो ही साइड चाहिए, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो हर रेशियो के लिए ये जो नाम दिया गया है, हर नेम के लिए कितने साइड का रेशियो लिखना होगा, दो ही लिखना होगा। और ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइड को लेकर के रेशियो बनाया गया है, और उन्हीं रेशियो का अलग अलग नाम जो है, कौन से दो साइड का ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के कौन से दो साइड के रेशियो को साइन बोलते हैं, तो P और H, P बाई एच। कॉस जो है वैसे ही कौन से साइड के रेशियो को कॉस बोलते हैं, तो B बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन जो है कौन से दो साइड के रेशियो को बोलते हैं, P और B, यानी परपेंडिकुलर और बेस। आपको पूरे चैप्टर में आपको हम बोल रहे हैं कि 8.1 आप हम लोग स्टार्ट उसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, 8.2 भी पूरा 8 में आपको बोल रहे हैं, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लेंदी लगता है। और बहुत सारे टीचर बताते हैं, इसका ट्रिक बताते हैं, ट्रिक व्रिक पर मत जाइए। देखिए ट्रिक पता है कहाँ काम आता है, ट्रिक काम आता है कॉम्पिटिटिव बच्चों को, कंपटीशन का तैयारी करने वाले बच्चों को, कि वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और 120 मिनट्स में आपको 90 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, या 120 में 120 भी कभी कभी सॉल्व करना होता है। तो वहां पे टाइम जो है ना, टाइम ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा, आपको समय का ध्यान रख करके सॉल्व करना होता है। तो वहां पे आप क्या करिएगा, लॉन्ग प्रोसेस का तो यूज कर नहीं सकते हैं, तो वहां पे जल्दी जल्दी आप ट्रिक का, जब आप एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये कोशिश करिए कि हर चीज को शॉर्ट फॉर्म में ना जाकर के लॉन्ग फॉर्मेशन के साथ बनाइए, लॉन्ग फॉर्मेट के साथ अभी सीखिए, क्योंकि अभी आपका लर्निंग पीरियड है। अभी आप शॉर्ट जो है ट्रिक के पीछे मत भागिए, स्पेशली मैथ के लिए तो बिल्कुल ट्रिक के पीछे मत भागिए। मैथ साइंस में ट्रिक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पहले आप लोग सीखिए अच्छे से, तो ट्रिक पे मत जाइए। बी बाई एच टेन पी बाई बी, साइन पी बाई एच कॉस बी बाई एच टेन पी बाई बी, हो गया। बस आप ये तीन याद कर लीजिए, तीनों याद करने। अब बचा हुआ ये थ्री साइड्स, थ्री जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको हम क्यों बोल रहे हैं याद नहीं करने के लिए, देखिए कितनी मजेदार बात है। जो कॉसेक है, ये जो कॉसेक है, ये साइन का इनवर्स होता है। बस अब आप तीन याद कर लीजिए ना, साइन कॉस टेन, जरूरत ही नहीं है। जो कॉसेक है वो साइन का इनवर्स होता है, यानी उल्टा होता है। अगर साइन का P और H का रेशियो है, तो कॉसेक जो है वो H और P का रेशियो है, यानी हम न्यूमरेटर में H लिख देंगे और बेस में हम P लिख देंगे, बेस सॉरी मतलब डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, परपेंडिकुलर लिख देंगे। देखिए इसका उल्टा है कि नहीं, P बाई एच, H बाई P, P बाई एच और H बाई P, देखिए इसका उल्टा है। जो हमारा B बाई एच है, तो सेक का क्या हो जाएगा, H बाई B, देखिए इसका उल्टा लिख दिए। वैसे ही कॉट है, कॉट टेन का इनवर्स होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है, टेन P बाई बी है, तो हमारा कॉट क्या हो जाएगा, B बाई P हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो आपको याद करने की जरूरत कौन सी है, बस 1 2 और 3, तीन आप याद करिए, बाकी तीन उसी से निकल जाएगा। साइन का P बाई एच, कॉस का B बाई एच, टेन का P बाई बी। अब अगर मान लीजिए हम थ्री को, ये तीनों को याद नहीं करते, हम इसी से निकालना है। अगर मान लीजिए कि साइन का उल्टा किसका होता है, कॉसिक, साइन कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो अगर हमको कॉसेक लिखना है तो साइन का उल्टा H बाई बी, अगर हमको सेक लिखना है तो कॉस का उल्टा H बाई बी, अगर हमको कॉट लिखना है तो टेन का उल्टा B बाई बी। बस खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े, चलिए। समझना होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी से जो बात बताने जा रहे हैं, ये जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं इस चीज को रिलेट करेंगे, आप लोग भी अच्छे से समझिए, और जो जिनसे मिस्टेक हो रहा है वो समझ रहे होंगे हम किसके लिए बोल रहे हैं, वो लोग भी सारे के सारे समझेंगे, जिनको जिनको प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए ये 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के किसके लिए यूज होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे ना, तभी ना हम लोग को पढ़ना है किसके लिए यूज होते हैं। तो याद करिए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक हम वर्ड लिखे थे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, एक्यूट एंगल्स। ये एक्यूट जो एंगल्स होते हैं किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के,
ऑलवेज ये जो 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसके लिए यूज किए जाते हैं, इसी एक्यूट एंगल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर, देखिए यहाँ पे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल कौन कौन सा है, एंगल ए एंड एंगल सी। ये जो 6 का 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये हमेशा जब भी इस्तेमाल किया जाएगा या तो एंगल ए के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या तो एंगल सी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कभी भी एंगल बी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एकदम आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, यानी 90 डिग्री पे जो भी एंगल का नेम लिखा गया रहेगा उस एंगल रेशियो नहीं आ सकता है लिखा हुआ। एकदम आप दिमाग में से निकाल दीजिए इस बात को कि इस बी के लिए कभी भी आ सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने के लिए। तो आएगा तो किसके लिए आएगा, हमेशा या तो एंगल ए के लिए आएगा नहीं तो एंगल सी के लिए। और ये एंगल ए और सी कौन से एंगल हैं, एक्यूट एंगल है। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 6 का 6 रेशियो आएगा जब भी आएगा लिखने के लिए किसके लिए आएगा, एक्यूट एंगल्स के लिए। 90 डिग्री पे बने हुए एंगल्स के लिए 6 रेशियो कभी भी नहीं लिखा जाता है, कभी भी आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा जा सकता है। आप जब सॉल्व करिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप पूरा का पूरा दिमाग में क्या लिए, अगर हम यहाँ पे पी क्यू आर लिखते, अगर हम एक दूसरा सपोज मान लीजिए कि एक ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू और आर, तो ये 6 का 6 रेशियो किसके लिए इस्तेमाल होता है, पी के लिए और आर के लिए, क्योंकि क्यू पे हमारा क्या है 90 डिग्री है। क्लियर हो गया। ये 6 का 6 रेशियो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, एक्यूट एंगल्स के लिए। एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या समझेंगे, 90 डिग्री पर जो एंगल है जो उसका नाम रखा गया है उस नाम वाले एंगल्स यानी जो 90 डिग्री वाले एंगल्स का जो नेम है उसको छोड़ करके बचे हुए जो 2 एंगल्स है हमेशा उसी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगल के लिए एंगल साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, या तो इसका वैल्यू पूछ सकता है हमसे, नहीं तो इस ट्रायंगल में इसी ट्रायंगल में या तो साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी, या तो इसका वैल्यू, यानी हमसे पूछ देगा कि साइन ए का वैल्यू बताइए। तो आपको समझना होगा ना कि ये जो 6 के 6 रेशियो हैं ये किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स के लिए। अब कौन सा ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स के लिए। एंगल तो 3, इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक 90 डिग्री वाला और जो बचा हुआ 2 हमारा एक्यूट एंगल वाला। अब कौन से एंगल के लिए सर, तो ऑलवेज एक्यूट एंगल्स। अभी तक तो हम लोग ये समझे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते कौन कौन से हैं और किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम लोग समझ लिए कि एक्यूट एंगल के इस्तेमाल होते हैं। अब किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर लिखना हो तो उसका वैल्यू कैसे लिखते हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक ट्रायंगल हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा 90 डिग्री है, नेमिंग हम लोग कर देते हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है फर्स्ट नंबर हम लोग लिखते हैं साइन, सेकेंड कॉस, थर्ड टेन, फोर्थ टेन के बाद क्या लिखेंगे कॉसेक, फिफ्थ साइन का कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और सिक्स टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, टेन का पी बाई बी, कॉसेक का साइन का उल्टा एच बाई पी, सेक कॉस का उल्टा एच बाई बी, और कॉट टेन का उल्टा बी बाई बी, ठीक है। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ लिए। अब हम लोग ये समझ गए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इस्तेमाल किसके लिए किए जाते हैं, किसके लिए इस्तेमाल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल कौन कौन से हैं, ए है एंड सी है, ये 2 हमारे एक्यूट एंगल है। तो बारी बारी से हम लोग करके समझते हैं कि अगर इस एंगल ए के लिए ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अगर आता है निकालने के लिए और लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे। तो सपोज देखिए अगर हमको पूछा जाएगा क्या कि बताइए साइन ए का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखना है किसी भी जब भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा जब भी लिखने के लिए आएगा एक्यूट एंगल के लिए ही आएगा, ये साइन बी कभी भी नहीं लिखने को मिलेगा आपको, यानी 90 डिग्री पे जो एंगल है उसके लिए कभी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। तो या तो साइन अब ए और सी आ सकता है, तो अभी हम लोग ए लिए हैं, किसके लिए हम लोग समझ रहे हैं, किसके लिए हम लोग एक्यूट एंगल कौन सा सेलेक्ट किए हैं, ए के लिए, यानी सबका जो रेशियो लिखने वाले हैं ए के लिए लिखने वाले हैं साइन ए। तो एक सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हम देखे हुए हैं
ऑप्शनल वाले स्टूडेंट में, कि ये समझते हैं क्या कि साइन ए के लिए पी बाई एच होता है तो साइन सी के लिए कुछ और हो जाएगा। ये हम सबसे बड़ा मिस्टेक देखे हैं। अरे साइन, यहां पे देखिए ए रहे या सी रहे, साइन का फॉर्मूला पी बाई एच ही रहेगा। ये आज ही अपने दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि ये साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। एंगल ए और एंगल सी, ये बात हम मानते हैं कि एंगल ए और सी एक्यूट एंगल हैं और इनको हम अलग अलग लेने पर परपेंडिकुलर और बेस जो है अलग अलग लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? स्टार्टिंग में आपको हम बताए थे कि एच चेंज नहीं होता है, वो फिक्स होता है। तो फिर चेंज कौन सा होता है? परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो इसी अब चेंज किस बेस पर होता है? एक्यूट एंगल के सिलेक्शन के बेस पर। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा एक्यूट एंगल लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग परपेंडिकुलर और बेस जो है चेंज करते हैं। अगर हम ए लेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर बेस कुछ और होगा, अगर हम सी लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर और बेस जो होगा वो डिफरेंट होगा। दोनों एक्यूट एंगल्स के लिए अगर एच को लेने की बात की जाएगी, हाइपोटेन्यूज को मानने की बात की जाएगी, तो उस दोनों के दोनों एंगल ए हो चाहे एंगल सी हो, दोनों के लिए जो एच होगा वो हमारा यही वाला होगा, 90 डिग्री के सामने वाला, जिसका नाम क्या है? अभी के लिए इस फिगर के लिए ए सी नाम है। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि चाहे वो एंगल ए लिख रहे हो, एंगल ए के लिए लिखना हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे वो एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना हो, साइन का फॉर्मूला बी बाई एच ही होगा, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच ही होगा, टेन का फॉर्मूला बी बाई पी होगा, कॉसेक का एच बाई पी, सेक का उल्टा कॉस का एच बाई बी और कॉट का बी बाई पी ही होगा। ये सारे के सारे जो वैल्यू हैं किसी भी एक्यूट एंगल के डिफरेंट लेने से ये वैल्यू जो है ये नहीं चेंज होगा। फिर चेंज क्या होगा? किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, जिस भी एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं, उसमें उस ट्रायंगल के अंदर कौन सा साइड है वो बस साइड चेंज होता है, ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। सपोज मान लीजिए साइन ए है, तो हमको ये समझ में आ गया, इसको देखने से ये समझ में आ गया कि हमसे पूछा जा रहा है इस फिगर में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस एंगल ए यानी जो एक्यूट है। अब एक्यूट अपने दिमाग में समझिएगा, ये एक्यूट जो बार बार बोल रहे हैं ये आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि 90 डिग्री के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। और ये आपको कहीं भी एग्जाम या किसी भी बुक आप एनसीईआरटी को सॉल्व करिए, कहीं भी एक्यूट आपको मिलेगा ही नहीं। ये आपको हम अपने से समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिएगा कि इस एंगल ए के लिए हमको किसका वैल्यू पूछा जा रहा है? साइन का। तो आप पहले लिख दीजिएगा साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। फिर आपको हम एक बार फिर से हम याद दिला दें, हम फिर से एक बार याद अच्छे से दिला दें कि एंगल ए के लिए पी बाई एच नहीं हुआ है, ये साइन का फॉर्मूला पी बाई एच है। अगर हमको कहा जाए कि साइन सी बताइए का फॉर्मूला, साइन सी के लिए हम कौन सा वैल्यू लिखेंगे? तो साइन का पहले फॉर्मूला लिखेंगे पी बाई एच, इसके लिए भी पी बाई एच ही होगा। ये एंगल और ए और एंगल सी ये ना चेंज हो रहे हैं। अब ये एंगल ए और एंगल सी के चेंज होने से हम क्या आगे हम चेंज करने वाले हैं? कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो कौन सा चीज़ आगे चेंज करेंगे वो हम लोग को अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए समझना है कि साइन ए और चाहे साइन सी दोनों एक्यूट एंगल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चाहे वो साइन ए लिखना हो चाहे साइन सी लिखना हो, दोनों के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? पी बाई एच ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि साइन का फॉर्मूला पी बाई एच होता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, अब आपको यहाँ से समझना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अभी से जो आपको बात बताने वाले हैं उसको अच्छे से समझिएगा, तब आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है इजी तरीके से बनने वाला है। और अभी जो आपको अप्रोच हम समझाने जा रहे हैं, क्या चीज़ समझाने जा रहे हैं, उसी से आपका सवाल भी बनेगा। समझिए, साइन ए का अगर वैल्यू लिखना है तो साइन का फॉर्मूला पहले लिख दिया मैंने, पी बाई एच होता है, ठीक है। अब समझना है कि पी इस फिगर में क्या है। इस फिगर में एंगल ए के लिए P का वैल्यू कौन सा है? तो हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि किसी भी फिगर में देखने से यही लगता है कि वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने वाला H होगा और जो हॉरिजॉन्टल लाइन वो हमारा बेस होगा। लेकिन आपको स्टार्टिंग में ये भी बात बताए थे कि H हमेशा फिक्स होगा, लेकिन परपेंडिकुलर और जो बेस है, जो कि जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर जो है वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर हो और हर हॉरिजॉन्टल लाइन बेस हो। कब? डिफरेंट एक्यूट एंगल्स को सिलेक्ट करने पर। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे अब उसको कैसे बता रहे हैं, एंगल ए है, इस एंगल ए के लिए अगर हमको साइन का फॉर्मूला लिखना है तो साइन का फॉर्मूला पी बाई एच है। अब इस एंगल ए के लिए यहाँ पे पी कौन सा साइड है, परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, बेस कौन सा साइड है, हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे तभी ना। तो एक बात समझ में आ गया कि भाई देखिए एच का वैल्यू लिखना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एच तो फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो फ्रंट में साइड है वो क्या है? एच है।
तो हम समझ जाएंगे कि इस फिगर के लिए अगर हमको ए का साइन के लिए, एंगल ए के लिए साइन का फॉर्मूला लिखना है तो पी बाई एच हो गया साइन का फॉर्मूला। एच के लिए हम क्या लिखेंगे, ए सी लिख देंगे। खूब ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज समझिएगा, कोई चीज यहाँ पे हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। एंगल ए के लिए साइन का फॉर्मूला पी बाई एच। एच के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं 90 के सामने वाला एच होता है, उसको लिख दिए ए सी। अब बारी आती है कि पी कौन सा है, क्या हम ये लिख दें वर्टिकल लाइन, जी नहीं। फिर परपेंडिकुलर जो है सेलेक्ट कैसे करते हैं, समझिए ध्यान से। जिस भी एंगल को सेलेक्ट किया जाता है, जिस भी एंगल को हम सेलेक्ट करते हैं, या जिस भी एंगल के लिए ट्रिग्मेट्रिक रेशियो को लिखने के लिए कहा जाएगा, जिस भी एंगल के लिए ट्रिग्मेट्रिक रेशियो लिखने के लिए कहा जाएगा या लिखने के लिए आएगा, उस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। आइए फिगर में समझते हैं। अभी किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, किसके लिए लिखने के लिए कह रहा है, ए के लिए, एंगल ए हो गया। इसके सामने वाला साइड कौन सा है, देखिए तो यहाँ पे जस्ट सामने। अब इधर बहुत लोग समझता है ये वाला, ये सामने है, इधर कौन सा सामने है जी, ये तो टेढ़ा हो गया। सामने का मतलब क्या हुआ, इस एंगल के जस्ट सामने कौन सा साइड पड़ रहा है, बीसी। तो बीसी जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप कहिएगा कि ये क्या हो गया भाई, ये कौन सी बात हो गई सर। अभी आप बोले हैं कि वर्टिकल जो लाइन होता है, वर्टिकल जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो ओरिजेंटल लाइन है वो हमारा बेस होता है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा कर दिया आप, ये ओरिजेंटल लाइन परपेंडिकुलर हो गया, और अब परपेंडिकुलर को कुछ देर बाद कहिएगा कि बेस है। जी हाँ, ऐसे ही होगा, क्योंकि आपको हम बताए थे कि एंगल के सिलेक्शन से पता चलेगा कि परपेंडिकुलर बेस कौन सा है। एच हमारा फिक्स रहता है, परपेंडिकुलर बेस का कोई अता पता नहीं है, बिल्कुल अता पता नहीं है। तो समझिए यहाँ पे कैसे करेंगे, जिस भी एंगल के लिए हमारा ट्रिग्मेट्रिक रेशियो लिखने के लिए कहेगा, उस एंगल के जस्ट सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिख देंगे, ये वाला सामने वाला साइड बीसी। एच हमारा फिक्स रहता है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो 90 के सामने वाला साइड हमारा एसी हो गया, एच हो गया, तो हमने उस एच की जगह पे एसी लिख दिया। बात बताइए समझ में आया कि नहीं। आपको कहीं भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे समझते चलिए। अब अगर बारी आती है साइन सी, यानी एंगल सी के लिए, इस एंगल के लिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए अगर आपको साइन का वैल्यू पूछा जाए तो साइन का फॉर्मूला तो पी बाई एच, ये चाहे वो ए हो सी हो कोई भी एंगल हो, यानी कोई भी बच्चे इसे चाहे ये एंगल है चाहे ये एंगल है, साइन का फॉर्मूला पी बाई एच ही होगा। बहुत लोग पी बाई, अगर हम पढ़ा देना कि साइन ए का फॉर्मूला पी बाई एच है, तो साइन सी के लिए कुछ और सोचने लगता है सर, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा। अरे सबके लिए पी बाई एच ही होगा, अगर साइन है तो पी बाई एच ही होगा। साइन का फॉर्मूला पी बाई एच को छोड़कर कुछ नहीं बदलेगा, उसके लिए हम लोग कुछ भी अलग वैल्यू लिखने वाले नहीं है। हाँ, साइड जो है अलग अलग लिया जा सकता है, क्योंकि एंगल जब चेंज होगा तो ऑब्वियसली उसका साइड भी चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज करते हैं, देखो यहाँ पे साइड किसके लिए लिख रहे हैं, एंगल सी के लिए। यहाँ पे सी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे जो ट्रिग्मेट्रिक रेशियो है उसके बाद में जो भी ट्रिग्मेट्रिक रेशियो लिखा होता है, उसके बाद में जो भी ए बी सी यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। दिमाग में बैठा लेना है, किस एंगल के लिए लिखना है, सी एंगल के लिए लिखना है, किसका वैल्यू, साइन का वैल्यू। तो बताए हैं क्या कि जिस भी एंगल के लिए लिखना होता है उसके सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो पी बाई एच है, तो पी की जगह पे अब हम क्या लिख दिए, ए बी। और बताइए तो एच चेंज कर देंगे क्या, नहीं, एच क्या है, 90 के सामने वाला साइड, वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। तो 90 के सामने वाला साइड क्या है, एच हमारा कौन सा है, ये होगा ए सी। कहाँ समझने यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। सेम चीज आते हैं हम लोग, ये साइन के साथ लिखे। अगर हमको लिखना है कॉस, यानी एंगल ए के लिए कॉस का वैल्यू, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। ये तो भाई कॉस का फॉर्मूला लिखिए बी बाई एच। अब देखिए एंगल ए के लिए, समझिए यहाँ पे किसके लिए लिखना है, एंगल ए के लिए। जिस एंगल के लिए लिखना होता है उस एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला साइड एच फिक्स है, तो बचा हुआ थर्ड साइड क्या होगा जी, आप अपने से ही बता दीजिए। बेस को छोड़कर कुछ और होगा क्या, तीन ही ना साइड होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। एच हमारा फिक्स हो गया। जो भी एंगल के लिए कोई भी रेशियो, चाहे वो साइन लिखना हो, कॉस, ये 6 के 6 रेशियो में किसी भी रेशियो के लिए, ये 6 के 6 रेशियो में कोई भी रेशियो किसी भी एंगल के लिए लिखने के लिए आएगा,
तो समझ जाइएगा कि उस एंगल, जिस भी एंगल को लिखने के लिए कहा जा रहा है, जिस भी एंगल के लिए लिखने के लिए कहा जा रहा है, उस एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसा नहीं है कि बस साइन के लिए ही, सबके लिए बात किया जा रहा है। अगर हमको कॉस ए लिखना है तो एंगल ए के लिए कॉस का वैल्यू लिखना है तो पहले कॉस का फॉर्मूला लिख देंगे, बी बाई एच होता है। एंगल ए के लिए लिखना है तो एंगल ए के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एच हमारा फिक्स ही है तो बचा हुआ क्या होगा, साइड हमारा बेस होगा। यानी यहाँ पे बेस का काम क्या करेगा, ए बी। चेंज हो गया कि नहीं हो गया, एच फिक्स है 90 के सामने वाला, ये हो गया क्या हमारा ए सी। फिर हम लोग आते हैं क्या, एंगल ए के लिए कॉस का वैल्यू लिख दिए। अब किसके लिए लिख रहे हैं, सी के लिए, एंगल सी के लिए कॉस का वैल्यू। फिर कॉस का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। चाहे ए के लिए लिखना हो चाहे सी के लिए लिखना हो, कॉस का जो फॉर्मूला बी बाई एच होता है वही बी बाई एच दोनों के लिए होगा। अब साइड चेंज हो जाएगा। देखिए एंगल सी के लिए इसके सामने वाला, अब हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि अलग अलग एंगल के लिए हम लोग सेम चीज़ तो लिख नहीं सकते हैं, इसको इरेज करके समझेंगे हम लोग। किसके लिए लिखना है, सी के लिए लिखना है। जिस एंगल के लिए लिखना होता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके फ्रंट वाला जो साइड होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर। यानी ये हो गया, अब सी के लिए ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला एच हमारा फिक्स है तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बेस हो जाएगा तो यहाँ पे एंगल सी के लिए बेस का काम क्या करेगा, बी सी, और 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा, एच। यस, कहाँ दिक्कत वाली बात बताइए। साइन हो गया, कॉस हो गया, आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद टेन का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, इसको इरेज कर देते हैं। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है। अब देखना है कि एंगल ए के लिए सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी बी सी। एंगल जिस एंगल के लिए लिखना है सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बी सी। एच तो फिक्स ही है, तो जब अगर एंगल ए के लिए सामने वाला साइड बी सी परपेंडिकुलर हो गया तो जो बचा कौन सा साइड, ए बी ना बचा है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। ये एंगल ए के लिए लिखे। अगर हमको एंगल सी के लिए लिखना हो, इस एंगल के लिए लिखना हो, टेन सी के लिए, एंगल सी के लिए टेन का वैल्यू, तो आप चेंज कर देंगे। एंगल सी के लिए लिखना है तो सी के सामने वाला साइड लेंगे परपेंडिकुलर। जो भी एंगल के लिए लिखना होता है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो सी के लिए अगर हम सामने वाले बात करें तो ए बी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। फॉर्मूला पी बाई बी वही होगा, लिख ही देते हैं। कहिएगा कि इसके लिए क्यों नहीं लिखे, पी बाई बी ही होता है, ठीक है। सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, बी सी। एच ए सी का ए सी फिक्स रहेगा। अब बताइए कि अगर मान लीजिए कि साइन कॉस 10 आ गया तो अगर हमको कॉसेक लिखना है, किसका वैल्यू लिखना है, कॉसेक। अब इधर आ जाते हैं, कॉसेक ए लिखना है तो क्या करेंगे, साइन ए का उल्टा कर दीजिए। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी। कॉसेक का फॉर्मूला एच बाई पी। ए के लिए हम लिखे थे साइन का फॉर्मूला बी सी अपन ए सी, और हम लोग पढ़े हैं कि कॉसेक जो है साइन का इन्वर्स होता है। स्टार्टिंग में ही पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि आप लोगों को 3 ही याद करना है, ये 3 याद करना है, बाकी 3 इसका इन्वर्स कर दीजिए, सीक्वेंस में लिखे। तो साइन का पी बाई एच, कॉसेक का एच बाई पी, चाहे वो ए हो चाहे वो कॉसेक सी हो, इस दोनों के लिए क्या हो जाएगा, एच बाई पी ही हो जाएगा। अब इसके लिए क्या कर देंगे हम लोग, उल्टा कर देंगे। ए का उल्टा क्या है, एच हमारा ए सी अपॉन बी सी। साइन का इन्वर्स करिए, साइन ए का बी सी अपॉन ए सी, तो साइन एक से कॉसेक ए का ए सी अपॉन बी सी, साइन का उल्टा होगा। कॉसेक सी साइन सी का उल्टा होगा, तो पी बाई एच के लिए ए बी अपॉन ए सी लिखे हैं तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, ए सी अपॉन ए बी। कोई दिक्कत, कॉसेक सी हो गया। अब बारी आती है सेक ए। एंगल ए के लिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी होता है। अब सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो देखिए यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू क्या लाए हैं आप, ए बी अपॉन ए सी, तो उल्टा कर दीजिए, ए सी अपॉन ए बी। चाहे आप फिगर के थ्रू बन लिखिएगा, चाहे आप ऐसे उल्टा करके लिखिए, बात एक ही है। चलिए ना फिगर के थ्रू समझा देते हैं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी। तो इस एंगल ए के लिए सेक का वैल्यू लिखना है, फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी। आप एक बात बताइए कि 90 के वाले के सामने वाला एच होता है ए सी। देखिए तो यहाँ पे ए सी है, ठीक। एंगल ए के लिए लिख रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर बी सी। ये बी सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो बचा हमारा एच बाई बी ना लिखना है, तो ये बेस ही ना होगा, ए बी। देखिए यहाँ पे ए बी लिखें, तो चाहे भी इसको इन्वर्स करके लिखे चाहे फिगर वाइज लिखे, बात सेम ही आएगा।
तो आप लोग के शॉर्टकट के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए इसका ही इन्वर्स करके लिख दे रहे हैं, फिगर से आप लोग समझिएगा तो वैसे ही होगा। उसके बाद सेक सी, सेक कॉस सी का उल्टा होगा, बी सी अपॉन ए सी का उल्टा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। ये हो गया हमारा सेक का। उसके बाद एक हमारा बच गया क्या, कॉट, कॉट ए, कॉट ए, कॉट जो है tan का उल्टा होगा। देखिए tan ए का बी सी अपॉन ए सी है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई पी। कॉट ए के लिए tan ए का उल्टा होगा यानी ए बी अपॉन बी सी, एंड कॉट सी, इस कॉट का फॉर्मूला वही होगा b बाई पी, और जो tan सी का होगा उसका उल्टा कॉट सी हो जाएगा। तो tan सी का यहाँ पे क्या लिखे हैं, ए बी अपॉन बी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बी सी अपॉन ए बी, और यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी। ये हमारा कॉट ए का है, ए बी अपॉन बी सी अपॉन ए बी, तो ए बी अपॉन बी सी, और इसका ए बी अपॉन बी सी तो बी सी अपॉन ए बी। चलिए, ये आपको समझ में आया कि नहीं। यानी आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया रहेगा, उसमें आपको किसी ना किसी एंगल के लिए, कौन सा एंगल याद रखिएगा, आपको अपने दिमाग में रखना है। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, एक्यूट एंगल के लिए। तो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल ही होगा, दिमाग में रखिएगा। तो किसी ना किसी एक्यूट एंगल के लिए आपको क्या कर देगा कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिखिए। तो आपको समझ लेना है कि जिस भी एंगल को आप सेलेक्ट करते हैं, जिस भी एंगल के लिए आपको से पूछा जाएगा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लिखने के लिए, उस एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस h, वो तो फिक्स रहेगा। तो मान लीजिए कि किसी ट्रायंगल के अंदर हम a को सेलेक्ट करते हैं और a के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने वाला h फिक्स ही रहता है, तो बचा हुआ थर्ड साइड को क्या मान लीजिएगा, बेस मान लीजिएगा। और ऐसे आपको जैसे जैसे जो जो वैल्यू होगा, अब ये p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी, तीन तो आपको याद रखना होगा, और बाकी तीन को उसके हेल्प से डिराइव कर लेना होगा, उसको लिख लेना होगा। तो आपको ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा, तभी आप साइड के रेशियो को क्या करेंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट के हेल्प से एक दो क्वेश्चन हम लोग लगा करके देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है, कैसे इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल हम लिए हुए हैं, पहला एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिवन tan A इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan A इक्वल टू 4/3 है, तो हमको एंगल ए के लिए जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बचे हुए सारे हैं वो सारे के सारे निकालने हैं। देखिए, कोई भी आप क्वेश्चन बनाइए, 8.1 से रिलेटेड आपको हम बता रहे हैं, कोई भी 8.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइएगा, आप उसके लिए फिगर जरूर बनाइएगा। तो हम एक फिगर बना देते हैं पहले। कौन सा फिगर बनेगा बताइए आप लोग, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों बनेगा भाई, हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पूरा चैप्टर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हम लोग बनाएंगे एंगल ABC। अब हम एक गलती कर दी है, कहिएगा कि सर सही तो बना है, गलती क्या की है, अभी हम नेमिंग नहीं करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया, एक एंगल 90 डिग्री बना दिया। अब बहुत लोग, हमने जो स्टार्टिंग में ABC हम लिख दिए थे ना, बहुत लोग ऐसे ही ABC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कहेंगे आप लोग ABC डायरेक्ट में मत लिखिएगा, पहले आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, tan A इक्वल टू 4/3। आप यहाँ पे देखिएगा कि भाई ये कौन सा एंगल सेलेक्ट किया है, A। तो आपको कुछ याद आ रहा है, हमने क्या बताया था कि कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है, एक्यूट एंगल के लिए इस्तेमाल होता है। वो एक्यूट एंगल कहीं लिखा नहीं है, आपको समझना है किसके लिए इस्तेमाल होगा, एक्यूट एंगल के लिए। तो जब भी आप फिगर बनाइएगा, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी बात बता रहे हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लिखना है और जो फिगर आप बना रहे हैं, तो जिस एंगल के लिए लिखना है या जिस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, जिस एंगल के लिए ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, उस एंगल को कभी भी आप 90 डिग्री पे नहीं लिखेंगे। अगर आप लिख दिए, सारा का सारा मेहनत आपका बेकार। इसका मतलब कि अब आपको यहाँ पे दिया भी है एंगल tan A, यानी एंगल A के लिए ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और देखिए ना लास्ट में पूछ भी रहा है आपसे निकालने के लिए भी कह रहा है कि एंगल A के लिए बचे हुए जो अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालिए। तो इसका मतलब तो ये समझ में आ गया कि A जो है भाई साहब यहाँ पे कभी नहीं रहेंगे, या तो आप यहाँ रखिए नहीं तो यहाँ रखिए, तो हम लोग ऊपर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हमारा एक्यूट एंगल बनाने का पोजीशन है तो हम ऊपर ही लिख देंगे।
ये स्टार्टिंग में हमने लिख दिया था, इरेज किया आपको समझाने के लिए। आप भी ऐसे करेंगे, ऐसे ही अप्रोच लगाइएगा, डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा। पता चला कि ये जो एंगल आप कुछ और लिख दिए हैं और 90 डिग्री पे लिखा गया और सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए, बाद में पता चला कि अरे माइनर मिस्टेक से आपका सारा का सारा मेहनत बेकार हो गया। वो वाली गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। एंगल के लिए निकालने के लिए कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिगर में नेमिंग कर देंगे। नेमिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सावधानी से कि भाई कहाँ पे किसको रखना है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दिया क्या है, दिया क्या है हमारा tan A का वैल्यू दिया है 4/3। तो tan A दे दिया है, एंगल A के लिए tan का वैल्यू दे दिया है, और कह रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे कितने 5, 6 होते हैं, एक tan दे दिया है, बचा हुआ 5 निकालना है। कौन कौन सा, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, उसके बाद tan तो दे ही दिया है, और कॉसेक निकालना है, सेक निकालना है, और कॉट निकालना है, 5 निकालने हैं। तो आप एक बात बताइए कि tan जब दिया है तो ये बचे हुए 5 निकालने हैं, 5 निकालने हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके सबसे पहले हमारा जो है वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये आप लिख लीजिए P/B। tan का फॉर्मूला P/B। इसके लिए आपको इस फिगर में या वैल्यू में कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो tan का फॉर्मूला हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े हैं वही लिखेंगे। tan का फॉर्मूला P/B, और जो वैल्यू दिया हुआ है 4/3 उसको सामने लिख देंगे, ठीक है, 4/3 लिख देंगे। अब आपको ऐसा लग रहा है क्या कि P के सामने 4 दिख रहा है और B के सामने 3 दिया है, P के सामने ऐसा दिख रहा है 4 और B के सामने कैसा क्या दिख रहा है 3। तो ये डायरेक्ट इसका वैल्यू है नहीं, ये वैल्यू है नहीं। ऐसे वो अलग बात है कि स्कूल में बहुत सारे टीचर जो है डायरेक्ट P का वैल्यू 4 ले लेते हैं, B का वैल्यू 3 ले लेते हैं, आंसर सेम ही आएगा। जो हम आपको अभी समझाने वाले हैं वो भी मेथड से, और जो वो लोग बताते हैं डायरेक्ट वैल्यू भी लेकर बनाइएगा तो सेम ही आएगा। लेकिन आपको हम स्टार्टिंग में ही बताया ना कि डायरेक्ट मेथड तब आप यूज करिए जब MCQ सॉल्व करना है। यानी जब भी आपको अगर मान लीजिए कि 3 नंबर्स में या एक्सप्लेन करने के साथ 2 नंबर या 3 नंबर में सॉल्व करने के लिए अगर ये क्वेश्चन आ गया, तो कभी भी आप शॉर्टकट यानी P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू 3 लेकर के नहीं जाइएगा, स्टेप मार्किंग में आपका नंबर कट जाएगा। तो क्या टीचर पढ़ा रहे हैं वो हम नहीं जानते, आपको जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करिए, बोर्ड में आपका मार्क्स 1 नंबर भी इधर उधर जाने वाला नहीं है, ठीक है। उसका रीजन भी बता देंगे कि क्यों आपको ऐसे बोल रहे हैं कि डायरेक्ट नहीं लिखने के लिए। देखिए तो tan का फॉर्मूला कैसे हम लोग देखें, जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे, tan = 4/3 पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या, tan का फॉर्मूला जो भी दिया रहेगा उस रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद उसके सामने वैल्यू लिख देंगे। अब आप 2 मिनट के लिए अपने आप को ये कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए खुद के लिए कि P का वैल्यू 4 है और B का वैल्यू 3 है, मान लीजिए, अभी लिखना नहीं है और ये एक्चुअल में है भी नहीं, मान लीजिए कि P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू अगर 3 आ गया और हमको लिखना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हुए, तो स्टार्ट अगर हम सीक्वेंस से ही करते हैं, साइन से ही, अगर हम साइन से ही स्टार्ट करते हैं तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, P/H होगा। जब P/H होगा तो इसमें P का वैल्यू और B का वैल्यू दिया है, H तो है ही नहीं, आप देख रहे हैं H तो दिया ही नहीं है, और लेकिन आपको साइन का फॉर्मूला तो P/H लिखना है। तो इस H को लिखने के लिए, क्योंकि H का तो जरूरत है, H का जरूरत कहाँ का है, साइन में भी जरूरत है, कॉस में भी जरूरत है, कॉसेक में भी जरूरत है, सेक में भी जरूरत है, H तो आपको 4 जगह जरूरत है। तो H आपको 4 जगह जरूरत है, तो आपको H पहले निकालना पड़ेगा, H आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले किसका वैल्यू पता रहना चाहिए, P और B का, जो कि आप मान लिए हैं कि P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू 3 कंसीडर किए हैं। एक्चुअल में है नहीं, डायरेक्ट आपको लिखना नहीं है, लेकिन आप समझिए, आपको समझाने के लिए हम बताएं कि H का वैल्यू क्यों निकालना जरूरी है। आप डायरेक्ट हम बोलते हैं कि हाँ H का वैल्यू निकालिए, क्यों H का वैल्यू निकालिए भाई, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि भाई P का वैल्यू अगर हम 4 मान लेते हैं, B का वैल्यू 3 मान लेते हैं, तो आपको साइन का अगर मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना स्टार्ट करिएगा, तो आप क्या लिखिएगा, आप साइन के लिए P/H होता है, P का वैल्यू मान लीजिए आप 4 ले लिए, H तो दिया ही नहीं है, तो आपको H निकालना होगा। तो H निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, P और B का वैल्यू पता रहना चाहिए। तो अभी आप बोले थे, अभी आपको क्या बोले हैं कि P का वैल्यू 4 डायरेक्ट नहीं लेना है, आपको समझाने के लिए हम H क्यों निकालना है वो समझाने के लिए बताए थे। अभी हम क्या बोल रहे हैं, P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू 3 डायरेक्ट नहीं लेना है। बहुत सारे टीचर लेते हैं, उसका रीजन बताएं क्यों नहीं लेना है वो समझिए। सपोज मान लीजिए कि A एक पर्सन है और B एक पर्सन है, और दोनों का जो इनकम है 2:3 है। बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व किए भी होंगे, और अगर आप चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे होंगे तो चैप्टर 3 में ऐसा क्वेश्चन दिया भी है।
तो क्या ए और बी जो है दो डिफरेंट पर्सन है और उनके इनकम का रेशियो 2:3 है, तो क्या आप ऐसे कह सकते हैं क्या कि ए का जो इनकम 2 है और बी का इनकम जो है 3 है? नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन में डायरेक्ट ले लिया जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अगर आप ले करके भी बनाइएगा ना तो आंसर सेम आएगा। वहाँ पे भाई क्वेश्चन को टिक करके ना निकलना होता है। लेकिन आप जो है एकेडमिक की पढ़ाई ना कर रहे हैं, आपको सॉल्यूशन करके आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। और जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको ऐसे लेकर नहीं काम, ऐसे आप काम करिएगा ना तो आपका स्टेप मार्क में नंबर कट जाएगा। या टीचर के मूड के ऊपर है, मन करेगा वो तो नंबर देगा, नहीं तो पूरा करके 0 नंबर देकर आगे चल जाएगा। आपको इस बात को समझना होगा, ठीक है? तो ये बात समझ लीजिए कि कोई भी चीज अगर रेशियो में वैल्यू दिया रहता है तो डायरेक्ट वो उसका वैल्यू नहीं होता है। तो कैसे वैल्यू लिखेंगे? आप जानते हैं कि जब भी आपको रेशियो से हटा करके उसका वैल्यू अगर हमको लिखना ही है तो किसी ना किसी वेरिएबल टर्म से दोनों में मल्टीप्लाई करके, वो भी सेम, अगर आप x से सिलेक्ट करते हैं तो दोनों में x से करना होगा, y से करते हैं तो y से करना होगा, a से करते हैं तो a से करना होगा। सेम रेशियो में सेम एलिमेंट से सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। यानी a सपोज मान लीजिए यहाँ पे अगर हम x से करते हैं तो 2x इनकम हो जाएगा और b का कितना हो जाएगा 3x। ये आपका वैल्यू इक्वल होकर के आएगा। तो आपको एनसीईआरटी में जब आप देखिएगा तो यहाँ पे अब हम ये जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसी से करिए, आप x से y z आप कुछ भी से कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में k से किया है तो हम भी k से करते हैं हम लोग भी, क्योंकि k जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 8 में फेमस लेटर है, इसीलिए k से हम लोग भी कर लेते हैं। आप भी k से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, k थोड़ा देखने में अच्छा भी लगेगा। तो हम पहले लेट कर लेंगे, क्योंकि मानेंगे ना, लेट p इक्वल टू क्या लिख देंगे 4k एंड b इक्वल टू क्या ले लेंगे 3k। ये समझ में आ गया k से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रेशियो से जब आप वैल्यू लिखिएगा तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप किसी ना किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, और जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने k लिया है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि k से क्यों किए हैं, किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे k से आप भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। p को हमने 4k ले लिया, b को हमने 3 को मान लिया। अब आपको चाहिए h, तो मान लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल में P और B यानी दो साइड दिया हुआ है और तीसरा साइड निकालना है, और वो ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको पता है कि एक ही कॉन्सेप्ट है, कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। तो आप क्या लिखिएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का? h² इक्वल टू p² प्लस b²। देखिए p का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, निकालना आपको h का वैल्यू है। यहाँ पे दिया है h² का, तो आप क्या करने वाले हैं? स्क्वायर हटाइएगा तब ना आपका h आएगा जी। आपको निकालना तो h का वैल्यू है, h² को तो नहीं निकालना है, h का निकालना है। तो स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ जो भी एलिमेंट रहता है उसकी तरफ रूट चढ़ जाता है, ये आप जान लीजिए। जब भी आप स्क्वायर हटाइएगा तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा? रूट। तो p के जगह पे क्या है? 4k, तो रूट लगा दिए। p के जगह पे 4k है यहाँ पे, तो 4k का p का स्क्वायर का मतलब 4k का स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस b के जगह पे क्या है? 3k, तो b के जगह पे क्या लिख देंगे? 3k का होल स्क्वायर, ठीक है? h इक्वल टू अंडर रूट 4k का होल स्क्वायर, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16, और k को भी 2 टाइम्स करेंगे तो k स्क्वायर, प्लस 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो 3 3 9, और k को 2 टाइम्स करेंगे तो k स्क्वायर। क्या आ गया? 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर आ गया ये यहाँ पे। h इक्वल टू 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर, 16 और 9 कितना होता है? 25, और k स्क्वायर का k स्क्वायर ही हो गया। अब ये समझिए ना कि 1 यहाँ पे 2x और 3x कितना होता है? 5x। वैसे ही 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर कितना हुआ? 25k स्क्वायर, सॉरी 25 स्क्वायर। अब इसका क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? स्क्वायर रूट। ये किसका साइन है? स्क्वायर रूट का साइन है। तो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कोई भी नंबर जो रूट के अंदर होता है उसका अगर पेयर आता है तो उसका सिंगल नंबर बाहर निकलता है। आप तो जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 25 का क्या आ जाएगा? 5 5 से 25 होता है, तो 5 × 5 का सिंगल 5 बाहर निकल गया। और k स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? किसी भी नंबर या किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर होता है यानी वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स। तो k को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी उसका सिंगल के बाहर निकल जाएगा। आई होप कि इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। स्क्वायर रूट सबको आता है निकालने, 9th 8th में सबको निकाला है। तो के h का वैल्यू क्या आ गया? 5k। तो यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं कि h इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 5k। अब आप क्या करिए कि जो PBH आया है इसको आप इस फिगर में अच्छे तरीके से डेकोरेट करिए। देखिए किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ए के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिए था? tan a का, एंगल ए के लिए tan का वैल्यू दिया हुआ है। और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिए लिखने हैं? एंगल ए के लिए लिखने हैं।
अगर किसी और भी एंगल यानी एंगल ए के अलावा एंगल सी के लिए भी लिखने का अगर मान लीजिए रहता तो आप इस फिगर में पी बी एच का वैल्यू अभी आप नहीं लिखते, लेकिन दिया भी ए के लिए है और पूछा भी ए के लिए है, तो बड़ी आराम से आप ये जो, क्योंकि ये पी और बी जो है ए के लिए ही दिया था और एच तो आपका फिक्स ही होता है, तो बड़ी आसानी से आप फिगर में डाल सकते हैं। फिगर में डाल देने से सारे वैल्यू को, इससे आपको ये फायदा होगा कि सबका आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते जाइएगा, सामने देख करके उसका सबका वैल्यू है डालते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि P जो है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, A के लिए। tan का वैल्यू दिया हुआ है, tan A दिया हुआ है, एंगल A के लिए tan का वैल्यू हमारा क्या होता है, P/B। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। इस एंगल A के लिए अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हो या निकालना हो, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो P का वैल्यू क्या दिया है, 4K, तो ये परपेंडिकुलर सामने वाला 4K हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला साइड H होता है, H का वैल्यू कितना दिया है, 5K, हमने अभी निकाला 5K। बचा क्या हमारा, बेस कितना दिया है, 3K। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 3K हो गया, सिंपल सी बात। अब आपको क्या निकालना है, आपसे क्या कहा है कि आप जो क्या करिए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी हैं उसको आप निकालिए। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको भी आप निकाल सकते हैं खुद से। ऐसे हमको तो निकालना ही है, समझाना ही है। देखिए tan A का दिया हुआ था, हम स्टार्टिंग से सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। एंगल A के लिए पहले किसका निकालने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन का। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। याद करने की जरूरत है आपको, पहला वाला याद रखना होगा, फर्स्ट का 3 आपको याद रखना होगा। साइन का होता है P/H। एंगल A के लिए अगर हमको P/H का वैल्यू लिखना है इस फिगर में, तो एंगल A के लिए जिस एंगल को सिलेक्ट करते हैं, जिस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी लिखना हो, तो उसके सामने वाला क्या होता है, साइड परपेंडिकुलर। यानी P के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम क्या करेगा, PC। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, H होता है, यानी यहाँ पे 90 के सामने वाला साइड क्या है, AC है, तो लिख देंगे AC। BC का वैल्यू क्या दिया है हमारा, 4K, और AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है फिगर में, 5K। K और K न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ है, कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ गया, 4/5। ये किसका वैल्यू है, साइन A का। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्या, कॉस A। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। देखिए कॉस A का फॉर्मूला नहीं बोल रहे हैं हम, कॉस का फॉर्मूला बोल रहे हैं। आप लोग भी ऐसे ही समझना है, आप लोग को भी। कॉस A यानी कॉस का फॉर्मूला B/H। एंगल A के लिए सामने वाला साइड परपेंडिकुलर यानी BC। तो हमारा अगर H लिखना है, पहले हम H लिख देते हैं। 90 के सामने वाला H होता है, यानी 90 के सामने वाला साइड क्या हो गया, AC हो गया, क्लियर। बेस लिखना है, तो जिस एंगल के लिए लिखा जाना है उस एंगल के फ्रंट में जो साइड है वो हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये हमारा HE है, तो बचा हुआ साइड क्या हो जाएगा, बेस, यानी हमारा क्या हो जाएगा, बेस AB हो जाएगा। AB का वैल्यू कितना दिया है, 3K, एंड AC का वैल्यू कितना दिया है, 5K। K और K कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 3/5। ठीक है, कॉस A हो गया। tan तो दे ही दिया है, अब हमको क्या निकालना है, कॉसेक A। कॉसेक A निकालना है। अब एक बात बताइए, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉसेक जो है A है, कॉसेक का फॉर्मूला जो होता है साइन का इन्वर्स होता है, यानी उल्टा होता है, तो आप क्यों उतना मेहनत करने जाइएगा, सेम चीज़ ही आएगा। कॉसेक A जो है साइन का इन्वर्स, तो आप पहले कॉसेक का फॉर्मूला लिख दीजिए। कॉसेक का फॉर्मूला होता है H/P, अगर साइन का P/S तो इसका उल्टा H/P। अब इसके लिए आप फिगर देखने की जरूरत ही नहीं, उतना मेहनत क्यों करने जाइएगा, एक बार आप कर ही चुके हैं, डायरेक्ट आपको भाई टाइम के अंदर ही ना बनाना है, और जितना जल्दी आप बना लीजिएगा उतना आपका टाइम जो सेव ही होगा। तो इसका उल्टा कर दीजिए, AC/PC। AC का वैल्यू यानी इसका उल्टा कर दीजिए, 4/5, 4K/5K, तो क्या आ जाएगा, 5K/4K। K और K कैंसिल हो गया, 5/4। देखिए यहाँ पे 4/5 है, यहाँ पे 5/4, कॉसेक हो गया। उसके बाद क्या आएगा, कॉसेक के बाद सेके। सेके किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक का फॉर्मूला H/B, कॉस का B/S, तो सेक का क्या हो जाएगा, H/B। इसका उल्टा करके लिख दीजिए, AC/AB। AB/AC है तो AC/AB हो जाएगा। इसका फिर उल्टा करके लिख दीजिए, 3K/5K है तो 5K/3K हो जाएगा। K और K कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा, 5/3। एंड लास्ट हमारा क्या बचता है, लास्ट बचता है हमारा कॉट A। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। tan का इन्वर्स हो जाएगा, देखिए ना tan का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, तो कॉट का क्या हो जाएगा, 3/4।
आप लिख दीजिए यहाँ पे 3k और 4k, 3k और 4k कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3/4 हो गया, सीधे आपका आंसर। ये तो था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। एक और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कुछ इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया है कि ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C in which AB equal to 29 units, BC equal to 21 units and angle ABC equal to theta. Determine the values of cos square theta plus sin square theta and second है cos square theta minus sin square theta, यानी एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ वैल्यू बताना है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 8.1 एक्सरसाइज का क्या बताया है, आप सबसे पहले क्या करिए, पिक्चर ड्रॉ करिए। एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे बना दे रहे हैं। अब हम बोले हैं नेमिंग अभी नहीं करना है, नेमिंग कैसे करना है, क्वेश्चन को रीड करके देखिए। कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, एट C किस पे रखना है, C पे, यानी आपको कुछ नहीं करना है, C पे क्या करना है 90 डिग्री डाल देना है, ठीक है। अब जब C पे डाल देना है 90 डिग्री तो आप बड़ी आसानी से आप A यहाँ डाल सकते हैं और B यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि A और B चाहे आप A यहाँ रख दीजिए, B को आप ऊपर रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस C जो है आपको जब रखना होगा 90 डिग्री पे, कि कहा है आपको राइट एंगल किस पे रखना है, C पे रखना है। क्लियर, फिगर आप अच्छे से बना दें। आगे क्या कह रहा है, आगे आपको कह रहा है क्या कि AB इक्वल टू 29 यूनिट्स। कहिए यूनिट्स क्या होता है सर, यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स कुछ नहीं होता है। आप समझ लीजिए कि जैसे सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, तो जहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर नहीं लिखा गया हो वहाँ पे यूनिट लिख देता है, तो दिमाग उस पर ज़्यादा नहीं लगाना है, बस आपको वैल्यू पे ध्यान देना है। AB इक्वल टू क्या लिखना है 29 लिख दिए हम, BC इक्वल टू 21, BC इक्वल टू 21 लिख दिए, एंड एंगल ABC इक्वल टू थीटा, यानी ABC, यानी इस एंगल के का नेम कह रहा है कि आप क्या कह दीजिए, थीटा कह दीजिए। जनरली आप पढ़े भी होंगे कि एंगल्स को थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग थीटा यहाँ पे ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा था वैसे वैसे हमने फिगर में सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है पुट कर दिया। अब आपको क्या निकालना है, निकालना है वैल्यू पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जनरली ये एक स्क्वायर के साथ आ गया है, दिमाग मत हड़बड़ाइए, यहाँ पे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ कि जो cos थीटा का वैल्यू होगा उसको आप स्क्वायर कर दीजिए, जो साइन थीटा का वैल्यू होगा उसको आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, जो आंसर आ गया वो पहला का आंसर है। cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, cos थीटा का जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर। समझ में आ गया, इससे ज़्यादा आपको दिमाग इस पर लगाने की जरूरत नहीं। तो देखिए cos थीटा और साइन थीटा। अब आप बताइए कि यहाँ पे एंगल होता है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के जस्ट बाद क्या होता है, एंगल का नेम होता है। यहाँ पे दोनों में किसका वैल्यू है, कौन सा एंगल का नाम है, थीटा है, यानी आपको चलना है थीटा पे, यानी यहाँ पे इस थीटा के लिए कॉस का वैल्यू और साइन का वैल्यू का स्क्वायर जो आएगा उसको आप सम कर दीजिएगा तो पहला वाला आंसर निकल जाएगा। तो आप स्क्वायर तब न करिएगा जब आपके पास कॉस थीटा का वैल्यू दिया रहेगा और साइन थीटा का वैल्यू दिया रहेगा। अगर आपके पास कॉस थीटा का वैल्यू दिया है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, आपका काम आसान। साइन थीटा का वैल्यू दिया है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, काम आसान। सबसे पहला तो आपका ये अप्रोच होना चाहिए, सबसे पहला आपका ये स्टेप होना चाहिए कि आप कैसे भी करके कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकालें, तब ना आप उसका स्क्वायर करिएगा जी। अगर आपको हम कहते हैं कि 2 का स्क्वायर करिए तो आप 2 का स्क्वायर बड़ी आसानी से कर दीजिएगा 4। अब पता ही नहीं है कि किसका स्क्वायर करें, हम कह दीजिए किसी चीज़ का स्क्वायर कर दिए, कोई नंबर का स्क्वायर, कौन सा नंबर का स्क्वायर, नंबर भी तो चाहिए ना। तो वैसे ही कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हमको कॉस थीटा का वैल्यू पता भी तो रहना चाहिए ना। तो हमको क्या करना होगा, पहले थीटा के लिए कॉस ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो आ जाइए फिगर में, इस थीटा के लिए कॉस का वैल्यू पहले निकालना है। जिस भी एंगल को सेलेक्ट करते हैं निकालने के लिए ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी ये हमारा AC क्या हो जाएगा, P। थीटा 90 डिग्री के सामने वाला H, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा H, ये क्या हो गया हमारा H। थीटा के सामने वाला क्या हो गया हमारा P, तो ये हमारा क्या हो गया, बचा हुआ थर्ड साइड B हो गया। यानी हमको कॉस थीटा का अगर वैल्यू निकालना है तो B/H होगा। तो B/H मतलब क्या हुआ, BC B है और AC H है, सॉरी BC B है और AB हमारा H है, यानी BC/AB। तो ये तो वैल्यू तो दिया हुआ है 21/29, आराम से लिख देंगे। लेकिन देखिए 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 यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा
यानी साइन स्क्वायर थीटा करने के लिए किसका वैल्यू निकालना होगा? साइन थीटा का। क्या वैल्यू निकालना होगा? साइन थीटा का। तो साइन थीटा यानी थीटा के लिए जब साइन का वैल्यू निकालिएगा तो साइन का फॉर्मूला तो पी बाई एच होता है। यहाँ पे थीटा के लिए अगर आपको साइन का ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लिखना है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। एस तो दिया है, क्या पी दिया है? क्या पी तो नहीं दिया है। यानी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर मान लीजिए आप कॉस निकाल भी लीजिएगा तो साइन के लिए फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप सबसे पहले तीनों साइड का वैल्यू जो है अच्छे तरीके से निकाल लीजिए, ठीक है? क्योंकि कॉस में आपको बी का जरूरत है, एच का जरूरत है, साइन में पी और एच का जरूरत है। तो एच और बी तो दिया है, कॉस वाला मामला यहाँ से निपट जाएगा। लेकिन साइन निकालने जाइएगा फंस जाइएगा, पी आपको चाहिए। तो क्यों ना हम पहले पी निकाल कर पहले से हम टेंशन फ्री हो जाए। तो पी कैसे निकलेगा? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दिया हो तो थर्ड साइड कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखिएगा, इन ट्रायंगल ACB बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है फॉर्मूला? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एच का तो वैल्यू दिया है, एच का वैल्यू दिया है, तो एच का वैल्यू कितना दिया है? 29 का स्क्वायर कर देंगे। पी का वैल्यू पता ही नहीं है भाई साहब, बी ही तो निकालना था हम लोग को। अब बी का वैल्यू कितना दिया है? 21 का स्क्वायर। क्लियर? 29 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा? 841। पी का स्क्वायर, पी का तो वैल्यू निकालना है तो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर ही रह जाएगा। और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। ठीक है, आगे आइए। अब आपको पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आपको निकालना क्या है? परपेंडिकुलर, यानी पी का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे तो पी स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? पी स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, तब आप उसके बाद पी का निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हमको जिसका भी वैल्यू निकालना होता है उसको वन साइड में अकेला रखना होता है। तो अगर हमको यहाँ पे देखिए कि ये इक्वल टू इधर LHS में 841 है, 841 रहने दीजिए। RHS में पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर जब आप पी स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा तब ना पी का वैल्यू आप निकालिएगा। तो आप क्या करिए, पहले RHS में पी स्क्वायर अकेले कर दीजिए, जिसका भी वैल्यू निकालना होता है उसको एक तरफ अकेला रखते हैं। पी स्क्वायर RHS में हो गया, यानी 441 को आप क्या कर भेजना होगा? LHS में भेजना होगा। यानी जब ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 441। इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 400। अब आपको किसका वैल्यू आ गया? पी स्क्वायर का। लेकिन आपको निकालना था किसका वैल्यू? पी का, सिंगल पी का। तो आप जानते हैं कि हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जिसका भी अगर जिसका भी स्क्वायर दिया है उस स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या चढ़ जाता है? रूट चढ़ जाता है। तो 400 अब किसका वैल्यू आ गया? पी का। 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 20। ये किसका वैल्यू आ गया? पी का वैल्यू आ गया 20। यानी आप बड़ी आसानी से यहाँ पे आप पी का वैल्यू क्या लिख देंगे? 20 लिख देंगे। कोई दिक्कत? तो हमारा इस फिगर में देख लीजिए कि पी बी एच तीनों का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि कॉस थीटा और साइन थीटा, यही ना दोनों क्वेश्चन निकालने के लिए, दोनों क्वेश्चन में कॉस थीटा साइन थीटा का ही स्क्वायर करना है। तो क्यों ना हम कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू एक जगह निकाल लें और उसके बाद बड़ी आसानी से दोनों को स्क्वायर कर करके जैसा दिया है वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, अब हमारा ये क्या हो गया ना, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के जस्ट बाद क्या आता है? एक्यूट एंगल होते हैं, यानी एंगल होते हैं जिसके लिए ट्रिगोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल किया जाता है। तो थीटा कोई भी हो, चाहे एंगल कोई भी हो, कॉस का फॉर्मूला पहले क्या होता है? बी बाई एच लिख देंगे। अब किसके लिए लिखना है कॉस का वैल्यू? थीटा के लिए। थीटा के लिए लिखना है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, तो 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? साइड ए बी। एच की जगह पे ए बी लिख दिए। अब सामने जिस भी एंगल के लिए लिखना होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बचा हुआ थर्ड साइड क्या होगा? बेस ही ना होगा। बेस की जगह पे क्या लिख देंगे? बी की जगह पे क्या लिख देंगे? बेस की जगह पे BC। BC का वैल्यू कितना दिया है? 21। और AB का वैल्यू कितना दिया है? 29। ये आ गया किसका वैल्यू? कॉस थीटा का। अब आपको क्वेश्चन में किसकी जरूरत है? अब किसकी जरूरत है? साइन थीटा की, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा करने के लिए साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। अब देखिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। इस थीटा के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, होगा ना, तो पी की जगह पे AC हो जाएगा। और एच भाई साहब तो वो तो फिक्स ही रहते हैं। AB, AC की जगह पे कितना है हमारा? 20। और H यानी AB की जगह पे कितना है? 29। अब आपका आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू। अब देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है ये क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर आते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दिया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए। तो हमको आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया है आप लोगों को कि कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए,
कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब हम क्यों बोल रहे हैं ऐसे, देखिए एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, जो स्क्वायर होगा किसका होगा, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर होगा, यानी साइड के रेशियो का। तो साइड का रेशियो जो नाम जो जिसके लिए जो नाम बनाया गया है, जो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करा रहा है, उसी को ना हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब ये थीटा को इंक्लूड करके स्क्वायर नहीं होता है, ये कभी भी नहीं होगा। जब भी होगा तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर होगा। थीटा वो तो बस एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि किस एंगल के लिए निकाला जा रहा है। तो इस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई यहाँ पे आप स्क्वायर लगाए नहीं है, सबका स्क्वायर दिया नहीं है, तब आप क्यों बोल रहे हैं कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये वाला कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, कॉस थीटा का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21/29, इसका स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू कितना है 20/29, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए कितना आ रहा है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 29 का स्क्वायर अभी हम लोग यहाँ पे समझे थे कितना है 841, प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। देखिए अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम अगर आप लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 841 का एलसीएम 841 और 441 और ऊपर सेम ही चीज़ हो जाएगा 400। अब देखिए फोर 441 और 400 कितना हो गया 841, और नीचे हमारा 841 ही है, कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, आंसर कितना आ गया 1। क्लियर, ये था आपका पहला नंबर। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया है बताइए 21/29, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना आया है 20 आया है 20/29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना हुआ 441, 29 का 841, माइनस 20 का 400 और 29 का 841 का एलसीएम यही सेम हो जाएगा, 441 सेम होगा और 400 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 400 माइनस के 41/841, ये हो गया आपका आंसर। तो आप देखें कि जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट के हेल्प से कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अगर आपको वीडियो जो है बनाएंगे आप लोग के पास टाइम से पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।